कृष्णा, आप सभी का स्वागत है एडीजी न्यूज में। आज हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद के अध्यक्ष श्री मयंक श्रीवास्तव जी हैं, जो कि अपने विचार और अपने आक्रोश व्यक्त करना चाहते हैं रिंकू शर्मा हत्याकांड के ऊपर। क्या ये हमारी सरकार की कमी है या हमारे देश में का सिस्टम ऐसा है कि एक बच्चे को, जैसी बात है, वो बहुत छोटा था, जिसने अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी, सिर्फ राम जन्मभूमि के चंदा लेने की बात पे उसकी हत्या कर दी गई। और उस जगह पे ना किसी ने उसे सपोर्ट किया और ना कोई खड़ा हुआ। और उसके हत्याकांड होने के बाद आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े लोग अपनी विचारधाराएं रख रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हर कोई आखिर होने के बाद ही क्यों जागता है? क्या पहले हमें पता नहीं होता कि ऐसा कुछ हो सकता है? आइए इस विषय पे हम मयंक जी से बात करते हैं। मयंक जी। नमो नारायण, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब? आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमन, सभी राष्ट्र भक्तों को प्रणाम। आदित्य जी, आपने बात कही, कहानी जो आज चल रही है वही कही आपने। मैं लेकिन आपकी कुछ बातों का खंडन करना चाहूंगा। रोहित या रिंकू, ये नाम है और ऐसे बहुत से नाम हैं जिनको धर्म के जलनवश वशीभूत होकर के कुछ भटके हुए नौजवानों ने मौत के घाट पे उतार दिया। आज आपने कहा कि यह सरकार की कमी है, तो मेरे भाई, मेरे मित्र, आपको सबको मैं ये कहना चाहूंगा, हर जगह सरकार नहीं खड़ी हो सकती। सबसे पहले मुझ जैसा और आप जैसा हर वो व्यक्ति, हर वो भारतवासी जिम्मेदार है इसका, जिसने विरोध करने को खत्म कर दिया। वो मान लिया कि वो निरीह है, निराश्रित है, कमजोर है। जैसा कि ये कहानी निकल के आ रही है कि रिंकू के घर में 6-7 लोग घुसे। एक माँ और एक लड़के के लिए 7 लोगों से निपटना मुश्किल काम है, वो भी तब जब उनके हाथ में हथियार हो और वो इस इरादे से घुसे हो कि मुझे इनको खत्म कर देना। कारण कोई भी हो, अभी कारण पे तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन वो घर है कहां? भारत की राजधानी दिल्ली में एक बसे बसाए मोहल्ले में। उस मोहल्ले की आबादी कितनी? वो मोहल्ले वाले क्या कर रहे थे? क्या चीख पुकार सुन करके उस मोहल्ले में कोई हिंदू जागा नहीं, सोते रहे? अगर यही है तो गिनती गिनना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी सरकारों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने तो हमें वैसे भी बांट रखा है। आज जब बात होती है, इलेक्शन आने वाले हैं, फिर वही बात होगी कि इतने परसेंट मुस्लिम आबादी, लेकिन इतने परसेंट ब्राह्मण आबादी, इतने परसेंट क्षत्रिय आबादी, इतने परसेंट शूद्र, इतने परसेंट एससी, इतने परसेंट एसटी, इतने परसेंट ओबीसी। ये क्या है? आप हिंदुस्तान में हिंदुओं को बांटिए और हमारी 1200 साल की गुलामी की आदत ने हमको नपुंसक बना दिया है। 1000 साल हम गुलाम रहे मुगलों के, 200 वर्ष हमने गुलामी देखी अंग्रेजों की, तो ये 1200 साल की गुलामी का नतीजा है कि चूड़ियां पहन के बैठने लगे हैं लोग शहरों में। 7 लोगों को हत्या करने दिया उस मोहल्ले वालों ने। ये मैं उन मोहल्ले के लोगों से, आस पड़ोस के हिंदू भाइयों को सर्वप्रथम कटघरे में खड़ा करना चाहूंगा। आज दिल्ली जैसे राज्य में उस मोहल्ले में 100-500 आदमी घेर करके 7 लोग निकले कैसे वहां से? तदुपरांत मैं बात करना चाहूंगा, जो आपने दूसरी बात कही उसका खंडन करते हुए कि लोग जागते हैं। कहां जागे? किसको देखा आपने? क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गए मौकाए वारदात पे? बिल्कुल नहीं।
रिंकू का भाई गया वहां पे उनसे मिलने के लिए, मिले तक नहीं। कहाँ है बरखा दत्त, रवीश कुमार कहाँ है, कहाँ है स्वरा भास्कर, क्या कर रहे हैं ये सब? आज अगर ये पर्टिकुलर शांति दूत होते, ये घटना उल्टी पड़ गई होती, तो कितना बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी वर्ग आज उभर के सामने आ गया होता। हैशटैग कैंपेन्स चल रहे होते, ट्विटर, फेसबुक, इन पे बाढ़ आ जाती, हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था डगमगा जाती। पर मरने वाला तो रिंकू शर्मा है, इस पे बात करने के टाइम कौन वेस्ट करे? वो तो मारने वाले भटके हुए नौजवान हैं। तो भटके हुए नौजवानों को कैसे आप सही रास्ते पे लाएंगे? उनके भटकाव का कुछ तो दंड होगा, वो दंड कौन देगा? फिर केस चलेगा, सालों चलेगा, वकील खरीदे जाएंगे, वकील अपने दलीलें देंगे। कैसे उनके अंदर के संस्कारों ने उनके जमीर को झकझोड़ा नहीं कि उसी बच्चे ने, जिसको आप 18 साल का बच्चा कह रहे हैं, जिसने उनके घर में अपना खून दे करके किसी के इलाज में जान बचाने का काम किया था, उसका खून नालियों में बहाया गया। आज आप इतिहास उठा के देख लीजिए, भारत की आजादी के बाद से आज तक एम्स का रिकॉर्ड, कितने लोगों ने अंगदान दिया है, उसमें कितने इस पर्टिकुलर प्रजाति के लोग हैं। तो सुविधाएं लेने में आगे, देशभक्ति, राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाने में सबसे पीछे, और जलन इतनी कि भैया अगर आप से कोई चंदा मांगते कोई दूसरे से दिख गया तो आप उसको कत्ल कर देंगे। पुलिस कह रही है कोई आपसी रंजिश का मामला था। तो मामला आपसी रंजिश का हो या कुछ भी हो, ये कांड करने वाला अमुक शांति दूत ही क्यों होता है? इसके पीछे का कारण कोई तो तलाशे, कोई तो आगे बढ़े, अन्यथा इसका उत्तर प्रतिकार होगा। सिर्फ हिंदुओं को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रतिकार करना सीखना होगा। सीखो हिंदुओं, तुम्हारे हर देवी हर देवता के पास अगर एक हाथ से वर मुद्रा है तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी है। याद रखो, दंड देने की आदत डाल लो। यदि दंड देना नहीं जानोगे, गलत को गलत कहना नहीं स्वीकारोगे, और ये गंगा जमुनी तहजीब के चक्कर में पड़ करके भाईचारा बनाते रहोगे, तो चारा बनते देर नहीं लगेगी। जय हिंद, जय भारत, नमो नारायण। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल भी है मयंक जी आपसे। चलिए मैं मान लेता हूँ ये सिर्फ रिंकू की बात नहीं है, ऐसे बहुत से केसेस आते रहते हैं। अभी आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन ने, आपके ही संगठन ने कुछ टाइम पहले जब सीएए आया था तो इसका भी अच्छा खासा विरोध किया था। आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा हमारे देश में एक कानून है, हमारा देश एक कई सभ्यताओं से, कई धर्मों का देश है, लेकिन अगर हम किसी भी ऐसे मोहल्ले में जाते हैं तो क्यों हमें पाकिस्तानी प्रवृत्ति नजर आती है? आप किसी भी जगह चले जाइए, ऐसी जगह पे, तो आप देखेंगे वहां पे पाकिस्तानी झंडे हैं। तो क्या इसमें हम लोगों की गलती है या शासन प्रशासन की, या क्या है? ये गलती है आपके कमजोर हृदय की, क्योंकि कमजोर हृदय वाले लोग उस मोहल्ले में भी बैठे हैं, उस कस्बे में भी बैठे हैं, उस शहर में भी बैठे हैं, शासन में भी बैठे हैं, प्रशासन में भी बैठे हैं। लोभ की कमी है, लोलुपता की कमी है, सरकारी कुर्सी छिन न जाए इसकी कमी है। हमारे आपके स्वार्थ के आगे आज राष्ट्र बौना होता जा रहा है।
आपको पता ही नहीं चलता और आपकी नाक के नीचे काम हो रहा होता है। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? इसका कारण तो हमको आपको ही निकालना पड़ेगा ना। सरकार कौन है? सरकार क्या है? सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको चुन के आपने, हमने ही तो भेजा है वोट दे करके। तो हम अगर वोट कास्ट करते हैं तो आदमी को चुनते समय, उस कैंडिडेट को चुनते समय हम जात क्यों देखते हैं? हम उससे अपना कांटेक्ट क्यों देखते हैं? संपर्क कि साहब फलाने अगर कुर्सी पे आएंगे, फलाने विधायक बनेंगे, फलाने सांसद बनेंगे तो मेरा ये काम हो जाएगा। राष्ट्र सर्वोपरि क्यों नहीं है? आप उसका मैनिफेस्टो क्यों नहीं पढ़ते हैं? उसका खुद का कैरेक्टर क्यों नहीं एनालाइज करते हैं? अगर ये सब आप नहीं कर रहे हैं और विगत 70 सालों से आप नहीं कर रहे हैं तो भोगिए। सत्ता में बैठे सत्ताधीश हों, प्रशासन में बैठे अधिकारी हों या कोई भी हो, उसको चुनते समय यदि आपने अपने चक्षु खोल करके उसकी आत्मा तक उसको नहीं छाना तो ये दुर्घटनाएं होती रहेंगी। इसीलिए जनता ही जिम्मेदार है और जनता को ही जागना पड़ेगा। जब जब जन आंदोलन हुए हैं और जनता जागी है, सरकार चाहे डेमोक्रेटिक हो चाहे हिटलर शाही हो, घुटनों पे आई है। पूरे विश्व का इतिहास उठा के देख लीजिए। मजबूरी तभी तक होती है जब तक आपने अपने हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं। धिक्कार है आपके हिंदू शूरवीर सूरमाओं के इतिहास को आप कलंकित करते हैं जब आप अपने घर के किसी बेटे की, किसी बेटी की, किसी मां की आप सुरक्षा करने लायक नहीं है। बाहुबल आपका कहां गया? भारत की एजुकेशन पॉलिसी को सबसे पहले इन्होंने चाट के खत्म किया। जो हमारी सनातनी वैदिक एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें बच्चों को आश्रमों में वेद पुराण यानी शास्त्रों का भी ज्ञान देते थे और शस्त्र का भी ज्ञान देते थे, ताकि नीति जहां कमजोर पड़ने लगे, नियत शत्रु की जहां धोखा देने लगे, वहां उसको अमल कराया जा सके सही बात पे। भगवान श्री राम ने भी कहा है, जब सागर को पूजते पूजते वो हार गए तो उन्होंने भी कहा, भय बिन होत न प्रीत। वो भय कहाँ है? बात तो आपकी सही है, लेकिन 70 सालों का इतिहास में हम लोगों ने कभी ये चीज नहीं करी। मैं इस बात से पूरी तरह से मानता हूँ, लेकिन अगर हम ये करने लग जाएं तो जहां तक मुझे लगता है जितने भी लोग खड़े होते हैं इलेक्शंस में या छोटे मोटे चुनावों में भी, उनमें से 90% तो ऐसे होते हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता ही होता है। बिना उसके तो मुझे लगता नहीं कोई राजनीति में है। तब फिर और जो युवा होते हैं वो राजनीति में जाना नहीं चाहते। इस पे आपका क्या जवाब है? देखिए, हमारे भारत में ग्लैमराइज उसी चीज को किया जाता है जो गलत है। आप अगर ध्यान दें तो हर दारू के ठेके या दारू के एडवर्टीजमेंट बड़े ही सुहाने होते हैं, लेकिन दूध, मलाई, फल, सब्जी, रोटी, ये कहाँ है ग्लैमर में? क्या ये ग्लैमर का हिस्सा है? इसी तरह अब बात करता हूं मैं राजनीति की। राजनीति पे गाली देना, राजनीति को गंदा कहना बहुत आसान काम है, लेकिन जब तक पढ़ा लिखा वर्ग, राष्ट्रभक्त लोग आगे आके सत्ता नहीं संभालेंगे तो आप इतिहास के पन्नों को पलट के देख लीजिए। जब राजशाही थी तब भी, जब लोकतंत्र आया तब भी, जब हिटलर शाही हुई तब भी। यदि राजा धर्मपरायण है तब तो ठीक, यदि वो धर्मपरायण नहीं है तो वो राजा राष्ट्र का नाश ही करता है। तो घूम फिर करके दुनिया में किसी भी जगह जनता का जागरूक होना, अपना राजा चुनने के लिए
जागरूक होना नितांत आवश्यक है। हर काम के लिए हम सरकार को दोषी नहीं ठहराते। जब हम सरकार की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ उठती हैं कि हमने ऐसे व्यक्ति को चुना क्यों हमारी आंखें नहीं खुलती, हमारे चुनाव में गड़बड़ कहां है, हम क्यों हर बार अपने स्वार्थ को पहले रखते हैं राष्ट्र के लाभ से पहले। राष्ट्र यदि नहीं रहेगा तो कहां तक आप रहेंगे, कहां तक हम रहेंगे। सच बात है आपकी। तो आप इसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को, जो जाहिर सी बात है आने वाले कुछ समय में फिर से इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उसके लिए आप क्या संदेश देंगे लोगों को कि इस बार वो क्या ऐसा करें जिससे बदलाव आए देश में? सर्वप्रथम मैं सभी भाइयों से, सभी देशवासियों से ये कहना चाहूंगा कि अपने अध्ययन को बढ़ाएं। आपके छोटे से नगर में, आपके छोटे से वार्ड में एक सेक्टर वार्डन भी आपको चुनना हो तो उसको पहले उसके चरित्र का मूल्यांकन करें, उसका मैनिफेस्टो पढ़ें, उसके बाद अपना सभासद, पार्षद, विधायक, सांसद चुने। पार्टी को देख करके नहीं, रिश्तेदारी देख करके नहीं, अपने टेंडर या अपने बिजनेस के व्यापारिक लाभ को देख करके नहीं चुनिए, क्योंकि हो सकता है आपके क्षणिक लाभ के चक्कर में आपका देश रसातल में ले जाने के आप निमित्त मात्र बन जाएं। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि अध्ययन करिए। अध्ययन सिर्फ पुस्तकों में ही करने की आवश्यकता नहीं है। अध्ययन करिए, व्यक्ति के चरित्र का अध्ययन कीजिए, व्यक्ति के भविष्य निर्धारण की नीतियों का, उसके मैनिफेस्टो का, वो क्या करेगा, और उससे सवाल पूछने की, उसको कटघरे में खड़े करने की अपने अंदर आत्मबल को पैदा करिए कि उससे पूछिए कि तुमको हमने इन कारणों से चुन के भेजा, कुर्सी दी, सत्ता में दी, तो तुमने मेरे लिए क्या किया, राष्ट्र के लिए क्या किया, उसको उत्तर देना होगा। इस कदम को जानते हुए ही शायद नन ऑफ द अबव यानी नोटा का आपको अधिकार दिया गया है। यदि कुछ ना समझ में आए तो नोटा दबाएं। हम अक्सर क्या करते हैं, जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग हैं, वोट डालने ही नहीं जाते, जिसके चक्कर हमारे नाम पे ही बोगस वोट पड़ते हैं और बाद में हम गलती सरकार की बताते हैं। आप वोटिंग एक ड्यूटी है आपकी, आप वोट जरूर डालें ताकि बोगस वोटिंग पे लगाम लगाई जा सके। जिसको मर्जी आए डालें, कोई जरूरत नहीं कि मेरे अनुसार या आप किसी के कहने के अनुसार चलें। आप अपनी सूझबूझ से जो सही व्यक्ति आपको लगता है उसको वोट करें, पर करें जरूर। और इसी श्रेणी में अगली मैं डिमांड सरकार से करता हूं कि राइट टू रिकॉल भी लागू कराएं शीघ्रातिशीघ्र, ताकि जिसको हमने कुर्सी बैठाया यदि अपने वादों को पूरा नहीं कर रहा है तो हम उसे अपदस्थ कर सकें। मैं नहीं हूं, आप नहीं है, जनता है। हर क्षेत्र में राइट टू रिकॉल लागू किया जाए, यही मेरी विनती है करबद्ध सरकार से। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से मयंक जी ने अपने व्यू रखे, और हम सभी को इस बात को समझना चाहिए कि जब भी चुनाव होता है, बहुत बार हम लालच में आके, बहुत सी जगह ऐसे जहाँ पे फंडिंग की जाती है, ये हम सभी जानते हैं, और हम उसका मिसयूज कर लेते हैं। तो जब अब आप वोट डालने जाएं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ये हमारे देश का भविष्य है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। यदि सही बात है, अगर हमारे देश को चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे तो हम चाहे जितनी लगन से काम कर लें, हम कभी भी अपने देश को उस ऊंचाइयों पे नहीं पहुंचा पाएंगे जहां हम पहुंचाना चाहते हैं, या जहां पहुंचाने के सपने हमारे एंसेस्टर्स यानी पूर्वजों ने देखे थे। इसी के साथ मैं आप सबसे निवेदन करूंगा
कि इस बात को सोचें, समझें और ध्यान में रखते हुए आगे के कार्यों को करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय हिंद। वंदे मातरम।